Hello, my dear student. This is Nitesh Vishwakarma. You all welcome to our YouTube channel, The Online Coaching. So today I will discuss about the second part of the pronoun. तो बेटा प्रोनाउन का जो हम लोग का पार्ट चल रहा था, इसमें हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने ये सीखा था कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें से हमने कुछ टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया था। तो आइए पहले उसको तेजी से हम रिकैप करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे के जो पार्ट्स बचे हैं उनके आगे डिस्कस करते हैं। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के हमने पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट देख लिए थे, तो आपके सामने देखिए पार्ट रखे हुए हैं कौन कौन से। पहला पार्ट आपने पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ लिया था, दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ लिया था, तीसरा इंट्रोगेटिव पढ़ लिया था, चौथा आपका इंडेफिनिट हो गया था, ठीक है ना। अब बचे हुए जो पार्ट्स हैं उन पर आज हम फोकस करने वाले हैं। क्या आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद टाइम बचेगा तो हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे जो पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो क्या आप लोग तैयार हो आज की इस वीडियो में बेहतरीन तरीके से कर्ज उड़ाने के लिए। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पर्सनल प्रोनाउन बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन मैंने बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन में एक व्यक्ति ऐसा होगा जो कुछ बोलेगा, एक व्यक्ति ऐसा होगा जो उसकी बात को सुनेगा, और एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जिसके बारे में बात की जाएगी। कोई ऐसे थोड़ा ना बकबकाता रहता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे तो आपसे किसी न किसी मुद्दे को लेकर ही तो बात करूंगा, ऐसे थोड़ा ना कोई बात करने लगता है। कुछ तो ऐसा आपके साथ होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, तो स्थान कुछ भी हो सकता है, यानी सिर्फ स्थान ही होगा या कोई व्यक्ति होगा या फिर कोई जगह ही होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपसे आपके फ्रेंड के बारे में बात कर सकता हूँ, मैं आपसे आपके माता पिता के बारे में बात करूंगा, मैं आपसे आपकी कोई जो है कि यानी आपकी जो सबसे फेवरेट डिश है उसके बारे में बात करूंगा, या मैं आपकी कोई सबसे फेवरेट जो आपका क्रिकेट है या कुछ भी मतलब कोई स्पोर्ट आपका मतलब गेम ऐसा कौन सा जो तुम पसंद करते हो उसके बारे में बात करूंगा। तो मतलब मैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर ही आपसे बात करूंगा, ऐसे थोड़ा मैं बात करने लगूंगा, राइट। तो मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, मान लो मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा शहर ऐसा है, आपका शहर कैसा है, तो मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है वो शहर को लेकर हो रही है। आपके माता पिता कैसे हैं, आपके माता, मैंने सुना था आपके माता पिता कुछ दिनों के लिए वहां गए हैं घूमने के लिए। तो ये मैं किसी न किसी को लेकर के मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है थर्ड पर्सन, जो बोलता है मैं उत्तम तुम मध्यम बाकी सब प्रथम। मैं उत्तम यानी जो सबसे पहले बोलेगा, जो बोलता है, जो बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनेगा वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात करेंगे वो थर्ड पर्सन। बात समझ आई? तो यहां से आपको ये समझ आएगा था कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता था वो 3 पर्सन होते थे। एक आता था आपका फर्स्ट पर्सन, एक होता था बेटा सेकंड पर्सन, और एक होता था थर्ड पर्सन। बताया था ना। फर्स्ट पर्सन में मैंने बताया था कौन कौन आ सकता है, आई होगा या फिर वी आता था, सेकंड में यू आता है, और थर्ड में ही होगा या सी होगा या फिर इट होता था, राइट। इट दे भी हो सकता है, दे भी है ना, या फिर इसके अलावा किसी का नेम भी हो सकता है। या सिर्फ इतना याद रखो, या इतना याद रखो कि ये आई और वी जो मैंने बताया ये फर्स्ट में आता है, यू सेकंड में, बाकी सब थर्ड में आएगा, ठीक ना। उसके बाद मैंने बताया था कि जो आई का माई होता है या फिर माइन होता है या फिर मी होता है। इसी प्रकार से वी का जो अस होता है, इसका जो अवर होता है या फिर अस होता है, यहाँ पर यू का जो यू होता है या फिर योर होता है या फिर यू होता है। उसी प्रकार से ही का हिज होता है या फिर हिम होता है, सी का हर होता है, फिर या तो हर होता है, यहाँ पे हर से लिख सकते हो, है ना। और इट है तो इट का इट ही होता है ना। और दे है तो दे का देयर होता है, या फिर यहाँ पे देयर देम हो जाता है। यहाँ पर नेम है किसी का तो वो क्या हो सकता है, हिज हो सकता है या हिम होगा, मतलब हिज होगा या फिर हर होगा, या फिर यहाँ पर हिम होगा या फिर हर होगा या हर्ष होगा। तीन सभी बातों को तुम्हें क्या करना है, याद रखना है। अगर ये सारी बातें आपको याद है तो आगे बढ़े, अगर ये सब कुछ बातें आपको आती हैं तो आगे बढ़ा जाए। बोलिए क्या हम आगे बढ़े इसके आगे? बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि आखिर ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में जो चीजें आती हैं, कौन सा फर्स्ट, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड। ओके। इसके बाद मैंने बताया था कि आपके सामने अगर सेंटेंस ऐसे लिख दिया जाए कि राहुल इज माय ब्रदर, राहुल इज माय ब्रदर, फुल स्टॉप, खाली स्थान, इज वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय।
आपने देखा सेंटेंस मैंने लिखा कि राहुल इज माई ब्रदर, राहुल मेरा भाई है, खालिस्तान इज माई गुड ब्रदर। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो आपने बताया कि जो जो नाउन की जगह को लेता है वो होता है, यानी यहाँ पर राहुल जो आया है वो क्या है? प्रोनाउन, नाउन है। और नाउन बोले तो ये क्या है? एक ही का काम कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पर ये ही आ जाता है। नहीं समझ आई बात? अगर लड़का है तो लड़की होता तो सही हो जाता। तो मुझे बताओ कि आपको ये चीजें क्लियर कट हुई या फिर नहीं? चलिए अब इसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें और। अगर मैं यहाँ लिख देता हूं, मैंने यहाँ पर बताया था कि जो इट का प्रयोग होता है, इट को कहाँ कहाँ लगाते हैं? इट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है बेटा? तो इट का प्रयोग याद रखना, इट का प्रयोग हम एनिमल्स के लिए करते हैं। किसके लिए? किसी एनिमल्स का नाम आ गया तो उसके लिए होगा, या फिर कोई थिंग्स है, कोई वस्तु का है नाम, तभी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है ना? थिंग्स मतलब कि जो वस्तु में होती है नॉन लिविंग की होती है, इसका मतलब कि यहाँ पर नॉन लिविंग भी आ जाएंगे, या थिंग्स जितनी होती है नॉन लिविंग ही होती है, इस वजह से इसमें आ जाएंगे। बताइए बात क्लियर हुई या फिर नहीं? बोलिए, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या? तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो, आपके सामने चीजें लिखी जा चुकी है। ठीक है ना? तो अगर यहाँ पर आपके सामने सेंटेंस दे दिया जाए, इसे मैं लिख देता हूँ, चलो ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ वर्ड्स आपके सामने रखता हूँ, जैसे मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि माई, मुझे ये बताओ कि माई क्या है? माई पर्सनल प्रोनाउन है। मैं पूछूं पर्सनल प्रोनाउन में कैसा प्रोनाउन है, तो आप कहोगे कैसा प्रोनाउन है ये बताओ? पर्सनल प्रोनाउन में माई जो होता है ये पॉजेसिव होता है। क्या होता है? पॉजेसिव। पॉजेसिव केस का मतलब ये होता है जिस पे हम अधिकार की बात करते हैं। किस पर? जिस पर हम अधिकार की बात करते हैं, जिस पर अधिकार की बात की जाती है वो होता है पॉजेसिव केस। क्या होता है? पॉजेसिव को क्या होता है? जिस पर हम अधिकार की बात करते हैं होता है पॉजेसिव केस। यहाँ पर आपको याद रखना है कि माई, अगर यहाँ पे मी दे जाता तो मी आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, जिस पर हम काम करते हैं, जिस पर वर्क किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर इस चीज को भी समझ लो, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका पार्टिसिपेट है। ठीक है ना? तीनों को समझ लो। इसमें आपका अगर ही आ रहा है, या सी आ रहा है, या इट आ रहा है, या दे आ रहा है, या फिर आई आ रहा है, या फिर वी आ रहा है, या फिर यू आ रहा है, इनके बारे में भी जान। अगर ही आ रहा है तो ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो ही होता है, और इसका जो पॉजिटिव केस होता है वो ही होता है। आप नोट डाउन कर लो इस चीज को, ये इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। सी है तो सी के लिए इसमें हर होता है, और इसमें भी आपका हर ही आता है। ठीक है ना? या हर्ष भी लिख सकते हो, हर हर्ष दोनों लिखो, चलो अलग अलग हर्ष। ठीक है ना? बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। चलिए उसके बाद अगर इट की बात करते हैं तो इट का जो होता है इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा? इट का इट ही होगा। इट का ऑब्जेक्ट इट होगा या इट्स होगा? बोलिए, इट का ऑब्जेक्ट इट होगा या इट्स होगा? बोलिए। तो याद रखना बेटा, इसका जो इट का ऑब्जेक्ट होता है वो इट ही होता है। क्या होता है? इट। लेकिन इसका जो इसमें होता है इट्स हो जाता है। इट्स मतलब इसका उसकी ऐसे हो जाता है। यस लगने का मतलब ये होता है। दे है तो दे का आपको पता होना चाहिए, दे के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट देम होता है, और इसमें क्या हो जाता है? देयर। देयर या फिर देयर से। ठीक है ना? अगर यहाँ आई है तो आई के लिए हम मी यूज करते हैं, यहाँ पर माई होता है ना? तो याद रखा, पॉजिटिव में आपका क्या पहुंच जाता है? माई पहुंच जाता है। ठीक है ना? और एक मैंने और बताया था कि आप यहाँ पर माइन भी लगा सकते हो, माइन, लेकिन सेंटेंस में चेंजिंग हो जाएगी। यहाँ पर वी है तो वी का आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट अस लिखोगे, और इसका क्या होता है? आवर होता है। क्या होता है? आवर, या फिर आप आवर्स लिख, क्या लिख दो? आवर्स। आवर्स। यू है तो यू के लिए तो ऑब्जेक्ट आपका यू ही होता है, और यहाँ पर आपका योर होता है, या फिर आप योर लिख दो। ठीक है? अब मुझे आप लोग ये बताओ कि आपको दिक्कत कहाँ? बोलिए, कहीं पर भी किसी तरह का दिक्कत है तो बताइए, है क्या? बोलिए, है क्या दिक्कत? मेरे हिसाब से तो आपको दिक्कत। अब हम इसको हटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने अगला हमने बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने बताया था आपको
कि जहां पर हम संकेत के बारे में बात करते हैं बेटा, क्या करते हैं, जहां पर हम संकेत के बारे में बात करते थे वही होता था डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या होता था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वही होता है जहां पर हम संकेत के बारे में बात करते हैं। तो चलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को भी एक बार देख लेते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो आपका मैंने बताया, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये होता है कि जहां पर हम किसके बारे में बात करते हैं, किसी चीज के बारे में बात करते हैं, मतलब संकेत के बारे में। तो संकेतवाचक चीजों में 3 चीजें बेटा आती हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया। कौन कौन से थे, तो एक तो आपका दिस आता है, एक आपका बेटा दैट आता है, एक आपका दिस दैट, एक होता है दिस, और एक होता है बेटा दोस। ठीक है ना, दिस दैट दिस दोस। तो बेटा इन बात को भी आप याद रखो। मैंने यहाँ पर बताया था कि जो आपका दिस होता है, दिस, तो मैंने आपको बताया था कि जो दिस होता है, ये दिस, ये लगता है आपका नियर के लिए, इसके लिए, नियर के लिए। और जो आपका दोज होता है, ये भी आपका लगता है नियर के लिए। लेकिन बात यह है कि बेटा ये सिमिलर होता है और ये होता है आपका। इसी तरह से मैंने आपको दोज दैट में बात बताया था कि जो दैट होता है ये होता है फॉर के लिए, और जो आपका ये दिस दैट दिस दोज आता है, ये दीज होता है बेटा, दिस दोज, ये होता है फॉर के लिए। लेकिन ये बेटा सिंगुलर के लिए होता है और ये होता है प्लूरल के लिए। बताइए यहां तक कोई दिक्कत हुआ क्या? बताया था मैं इस बात को भी, लास्ट टाइम में सारा कुछ मैं डिस्कस कर चुका था आप लोग से। अब हम आगे बात करते हैं सेंटेंस कैसे आएगा। ऐसा लिख देता हूं कि these are my books। मैंने लिख दिया यहाँ पर these are my books। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि जो ये these है यही है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये संकेत करने का काम कर रहा है कि these are my books पास के लिए। और मैं पूछूं ये पास के लिए या दूर के लिए, तो आप कहोगे सर ये तो नियर के लिए होता है, नियर के लिए। लेकिन मैं पूछूं ये सिंगुलर है या प्लूरल, तो आप कहोगे सर ये तो प्लूरल है। तो इस तरह से आपकी सारी बातें क्लियर हो चुकी। बात क्लियर हुई? ओके। अगर यहीं पर मैं एक सेंटेंस और लिख देता, मान लो थोड़ी देर के लिए एक सेंटेंस और लिख देता कि एक सेंटेंस और लिख देता हूं मैं कि दैट इज माई बॉल। ये मैंने लिखा दैट इज माई बॉल, ये वह मेरी बॉल है। इसका मतलब बेटा आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो दैट वर्ड आप देख पा रहे हो, दैट वर्ड ये क्या है? तो आप दैट वर्ड की अगर बात करते हो, दैट वर्ड की, तो ये बेटा यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव काम कर रहा है। किसका? डेमोन्स्ट्रेटिव का। और ये इस बार किसमें आया है? तो ये आया है फॉर के लिए, मतलब दूर के लिए। और है कैसा? तो आप कहोगे तो ये है आपका सिमिलर के लिए, क्योंकि जब दूर आता है और एक के लिए बात होती है तो सिमिलर होता है। ठीक है ना, बात समझ में आई? और दूर के लिए हम दो ही चीज लगाते हैं जिसका नाम है दिस। दूर के लिए एक दैट होता है और एक होता है दोज। दैट सिंगुलर के लिए और दोज जो होता है प्लूरल के लिए। बताइए आ गया? ओके। इसके बाद अगला मैंने आपसे बताया था इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव भी बहुत आसान था। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं बेटा, इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव में आपको ये समझना है कि जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते थे, जिसमें हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते थे, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते थे। जैसे मैंने बताया था ना आपको, क्या हो सकते हैं? जैसे आपके सामने विच आ सकता है ना, हाउ आ सकता है, व्हेन हो सकता है, विच हो सकता है ना, आई हो सकता है ना, हाउ हो सकता है, हाउ हो ही गया, हाउ मेनी कर देते हैं। चलो मतलब हाउ मतलब समझ ही गए थे। और हुम हो सकता है ना, वाट दिया, हाँ वाट नहीं लिखा ना, चलो वाट भी हो सकता है। यानी जितने भी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो सारे सारे आएंगे। बात समझ में आई? वो इंट्रोगेटिव वर्ड समझ में आ गए। इन्हीं सेंटेंस से होकर आपके सामने कोई भी सेंटेंस आएगा
तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। जैसे हम एक सेंटेंस यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। अगर हम व्हाट आर यू डूइंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये वर्ड व्हाट आ रहा है, ये आपका क्या है, ये एक प्रोनाउन है। क्या है? ये एक प्रोनाउन है। और कैसा प्रोनाउन है? तो बेटा इसे आप बोलोगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना, बात समझ आई? ओके। और आपको पता भी चल जाएगा यहाँ पर ये साइन जो होता है इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव मार्क्स। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव। बताओ, नहीं समझा? प्रश्नवाचक चिन्ह। बोलिए, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? क्या नहीं होनी चाहिए दिक्कत, ठीक है ना। इसके बाद अगला जो हम लोग सीखे थे वो था आपका इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में हमने क्या सीखा था? इंडेफिनिट में बेटा ये सीखे थे, इंडेफिनिट में हम लोग ये सीखे थे, क्या सीखे थे कि जहां पर अनिश्चित वाचक होता है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अनिश्चित वाचक, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, यानी जिसका फिक्स नहीं होता है कि क्या है। जैसे मैंने बताया था आपको कि फ्यू वर्ड आ सकता है, या आप फ्यू बोल सकते हो, है ना। आ लिटिल आ सकता है, शम आ सकता है, मेनी आ सकता है, मतलब जिसमें इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं इटीसी मतलब यही होता है कि आगे भी इस तरह की चीजें चलती रहती। तो बात समझ आई ना। तो ऐसे वर्ड्स जिसमें आते हैं तो इंडेफिनिट होता है। दरवाजे पर कोई खड़ा है तो कोई मतलब एनी, है ना। समवन हैज नॉकिंग द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, दरवाजा खटखटाया। तो यहाँ पर ये सब जो वर्ड्स आते हैं ये सभी अनिश्चित वाचक हो जाते हैं। ये तो हो गई कल तक की कहानी। अब शुरू होती है आज की जुबान। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज की जुबान। तो बेटा आज आपके सामने आया है रिलेटिव प्रोनाउन। आज हम सीखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। 5वें नंबर रिलेटिव। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन की बेटा बात करते हैं, किसकी? रिलेटिव प्रोनाउन की, तो रिलेटिव से एक वर्ड आ रहा है रिलेशन। रिलेटिव से यह वर्ड निकल के आ रहा है रिलेशन। आप रिलेशन के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हो ना। कैसा रिलेशन की बात, आप लोग कैसे रिलेशन की बात कर रहे हो? रिलेशन, रिलेशन मतलब ये होता है संबंध। अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग देखें तो हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं संबंध। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं संबंध। मतलब कि जहां पर संबंध की बात की जाएगी उसे ही रिलेशन कहा जाता है। यहाँ पर संबंध, जब कोई बात होती, किसी चीज का संबंध होगा तो वहां कम से कम दो लोग तो होंगे ही, दो चीजें होंगे ही ना संबंध ज्ञात करने के लिए। कि एक ही चीज का एक से संबंध कैसे बता सकते हैं? तो कम से कम दो चीजें यहाँ पर आपके सामने आनी ही चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ ये वही पेन है जिसको मैंने कल देखा था, ये वही साइकिल है जिसको मैंने कल खरीदा था, ये वही बाइक है जिसे मैंने कल बेचा था, ये वही घर है जिसे मैंने कल खरीदा था। तो यहाँ पर एक प्रकार से जो एक सेंटेंस हम बोल पा रहे हैं वो सेंटेंस किसी ना किसी तरह से दूसरे वाले पर डिपेंड है। क्या है? डिपेंड है। तो यहाँ पर अगर हम पहले वाले सेंटेंस को बोलकर रुक जाएंगे तो कुछ पता ही नहीं चल पाएगा कि आखिर बात क्या कही जा रही है। नहीं समझ बात को? मैं बोलता हूँ ये वही लड़का है जो, अब इतना कहने पर क्या आप समझ पा रहे हो कि मैं आगे क्या कहना चाहता हूँ? मैं बोल रहा हूँ ये वही लड़का है जो, बस इतना रुक गया। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो कह रहा हूं वो अभी अधूरा सेंटेंस है। तो अगर मैं बोल देता हूं कि वही लड़का है, मैंने यहाँ पे बोल दिया ये वही लड़का है, ये वही लड़का है, ये मैंने सेंटेंस इतना ही बोल के रुक गया। ये वही लड़का है जो, अब बताओ आगे क्या हो सकता है? आगे अब दिमाग लगाया तो बहुत सारा दिमाग चले, वही लड़का है जो, आखिर कौन हो सकता है? बहुत सारी कंडीशंस बन जा रही हैं सामने। तो इसका मतलब ये सेंटेंस अभी अधूरा है। तो इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए आगे हम जो लगाएंगे वो हो जाता है रिलेशन, बता देता है। तो अब यहाँ पर दो सेंटेंस आएंगे, यहाँ पर दो सेंटेंस, ये तो सेंटेंस नहीं कह सकते, छोटा सेंटेंस का पार्ट है,
जिसको हम फ्रेज कहते हैं, क्या बोल सकते हैं, फ्रेजेस। और उसमें कोई हम दूसरा एक सेंटेंस को ऐड करते हैं तो ये बीच में यहाँ पर एक हम कंजंक्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, इनके बीच में एक यहाँ पर कंजंक्शन का यूज किया जाता है और इसी कंजंक्शन को क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। नहीं समझ आया? एक हमारे पास फ्रेजेस होगा इधर और उस फ्रेजेस में हम इधर कोई सेंटेंस होगा, उन दोनों को जोड़ने का प्रयास करेगा एक कंजंक्शन और उसे कंजंक्शन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है उस कंजंक्शन को, रिलेटिव प्रोनाउन। बात समझ आई? तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ये वही लड़का है जो कि ये काम किया था, तो यहाँ पर जो एक वर्ड आ रहा है ये जो, यही आपका रिलेटिव हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। नहीं समझा? बोलिए क्या यहाँ तक अभी बातें क्लियर नहीं हुई क्या? कितने लोग हैं जिससे ये बात अभी क्लियर नहीं हुई? अभी क्लियर कर देता हूं एक सेंटेंस के माध्यम से। तो आइए एक सेंटेंस आपके सामने रखता हूं, तब आप समझ जाओगे। चलिए, आई नो द बॉय। आई एक सेंटेंस में लिखते हैं, इसको हटा दें। चलिए एक सेंटेंस है, आप एग्जांपल ले रहा हूं। आई नो द बॉय I know the boy who broke this chair. Who broke this chair? एक सेंटेंस मिला लेते हैं, सही। Broke this chair, दे नहीं this chair है, वैसे ता भी लिख दोगे तब भी गलत नहीं है, कोई बात नहीं। सेंटेंस को मिला, मैंने यहां पर लिख दिया एक सेंटेंस, आई नो द बॉय, मैं जानता हूं, मैं उस लड़के को जानता हूं वो जिसने ब्रोक दिस चेयर को तोड़ दिया। तो यहां पर बेटा आप समझने बात ये है कि यहां पर जब मैंने बोला कि ये वही लड़का है, यहां पर लिखा ना द बॉय, ये वही लड़का है, ताकि जोर डालने का प्रयास कर रहा है, वही लड़का है जो ब्रोक दिस चेयर, जो कि ब्रोक दिस चेयर, इस चेयर को तोड़ दिया। तो आपके सामने एक सेंटेंस ये है और एक छोटा सा फ्रेज ये है ना। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए एक हम कंजंक्शन का यूज किए हैं, जिसको आप यहां पर देख पा रहे हो। यही एक ऐसा है वर्ड जो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए हम इस सेंटेंस को, इसे हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, रिलेटिव प्रोनाउन। आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं। आई नो द बॉय हु ब्रोक दिस चेयर, ये वही लड़का है जिसने इस चेयर को, इस कुर्सी को तोड़ा है। तो यहाँ पर जो हु वर्ड है वो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं, आई लुक। चलिए एक और देखते हैं, द बुक। एक सेंटेंस और देखते हैं, अब और अच्छे से एक सेंटेंस और देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, द बुक, द बुक which you gave me, which you gave me, which you gave me is interesting, is interesting। मैंने लिख दिया कि द बुक विच यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग। तुमने जो बुक मुझे दिया था वो बुक क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप इन दोनों सेंटेंस को देखोगे तो मैंने यहां पर लिखा है द बुक, लिखा हूं ना, द बुक विच यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग। यहां पर वैसे काम होना चाहिए, तुमने जो बुक मुझे दिया था वो क्या है, इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब यहां पर जो ये वर्ड आया है ये इन दोनों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, यही एक ऐसा वर्ड है जो कि इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो आप इस विच को रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हो। ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, क्या है ये,
क्या हम इसे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, इसको रिलेटिव प्रोनाउन 100% कहा जाएगा, क्योंकि द बुक विच यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग, ये बुक जो आपने मुझे दिया था वो मुझे इंटरेस्टिंग लगी। तो यहाँ पर विच मतलब जिस बुक को तुमने दिया था उस बुक की, सारे बुक की बात नहीं, जो तुमने दिया था, ठीक ना। ओके, आइए एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं, आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो एग्जांपल है, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस, this is the house, this is the house that my father built, that my father built। यहां पर आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हूं कि दिस इज द हाउस, ये वही घर है, दैट माई फादर बिल्ट, जिसे मेरे पिताजी ने बनाया है, बनाया है। तो यहां पर देखो, यहां पर भी आपको कुछ चीजें दिख रही हैं। यहां पर लिखा है कि दिस इज द हाउस, क्या लिखा है? दिस इज द हाउस दैट माई फादर बिल्ट, जिसे मेरे पापा जी ने, मेरे बाबू जी ने, मेरे पापा बाबू अब्बा ने बनाया है। तो यहाँ पर एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है दैट। ये दैट जो वर्ड है वो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कह सकते हैं बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे इसको? रिलेटिव प्रोनाउन। अब बताओ क्या नहीं समझ में आया? अब भी ना समझ में आया तो बेकार बात है। अगर अब भी ना समझ में आया तो बेकार। यहाँ पर मैंने आपके सामने तीन एग्जाम्पल रख दिया है। यहाँ पर आपके सामने आई नो द बॉय हु ब्रोक दिस चेयर, तो हु हो गया, यानी कि तुमने क्या देखा कि बीच में ज्यादातर जो वर्ड्स आ रहे हैं इनके अंग्रेजी जो जी से, मैंने बताया भी था लास्ट टाइम कि जब हमारे पास कभी भी क्या आ जाएंगे, कोई ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे, क्या कोई हमारे पास जब ऐसे कोई वर्ड्स आ जाते हैं जो कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा, तो जब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा तो यहाँ पर जो आप वर्ड्स देख रहे हो ये दोनों वर्ड्स की हम बात यही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो विच आया या हु आया या दैट आया, ये वर्ड्स दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन सेंटेंस को क्या कहा जाएगा? इन सभी सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? इन सभी सेंटेंस को क्या कहा जाएगा? इन सभी सेंटेंस को मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउन, इन सभी सेंटेंस को, इन मतलब इन वर्ड्स को रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। तो तुमने क्या देखा कि जो विच है, हु है या विच है या ये दैट आ रहा है, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी आपके प्रोनाउन है। और कैसे प्रोनाउन है? तो आप देख सकते हो रिलेटिव प्रोनाउन। बात क्लियर हुआ? ओके, अब चलते हैं आगे, अब चलेंगे आगे, अब चलते हैं बेटा आगे और आगे की चीजों को भी सीखते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं अगला, हमारा नंबर जो है किसमें का है उसको भी सीख लेते हैं। चलिए, एक चीज और भी इसमें जान लो कि इन तीनों में रिलेटिव प्रोनाउन सब में एक चीज और भी होता है, उसको भी आप चार्ट बना लेना कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसमें कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को भी लिख लेना। रिलेटिव प्रोनाउन ये किस तरह से काम करता है, ठीक है ना। रिलेटिव प्रोनाउन में यहां पर आपको ये ध्यान देखना है, यहां पर आप लिख लेना कि जेंडर, यहां पर आप लिख लीजिए जेंडर, और यहां पर आप लिख लीजिए फंक्शन, ठीक है ना, फंक्शन। अब यहां पर इसमें कॉलम बना लीजिए आप, एक कॉलम यहां से अलग कीजिए, एक कॉलम जेंडर का फंक्शन है, एक हाफ लाइन, ठीक है ना। और ये जेंडर में आपके दो पार्ट्स होंगे, इस जेंडर में आपके दो पार्ट्स होंगे, कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर लिख लीजिए, पहला आपके पास आएगा यहां पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। दूसरा आएगा आपके पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा आपका एक पॉजिटिव केस। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट में आपका हु आएगा या फिर दैट आएगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना।
यहाँ पर ऑब्जेक्ट में अगर देखते हैं तो होम है, हु का ऑब्जेक्ट होम हो जाता है, और दैट का क्या लिखेंगे, दैट का दैट ही होता है, क्योंकि ये दैट जो आएगा ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हुज आता है, क्या आता है, हुज। तो ये हुज जो होता है ये पॉजिटिव होता है, हुज मतलब जिसका, जिसकी, ऐसा वर्ड्स आता है। और यहाँ पर अगला जो आता है, यहाँ पर एक चीज हमने थोड़ा सा कॉलम में नहीं लिखा है, तो उस कॉलम को लिखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और कर देते हैं, यहीं पे जुगाड़ बना लेते हैं, ये कॉलम कर दिए, यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो ये जो पहला कॉलम आपका है, इसको इसको बोलेंगे, थोड़ा कोई कलर से कर देते हैं, तो ये है आपका मैस्कुलिन या फिर फेमिनिन, ठीक है ना। और ये है आपका न्यूटर, ये है न्यूटर के लिए, ठीक है ना। तो इन सभी को जानते रहना। तो अब इसको लिख लेते हैं आगे, इसमें आएगा आपका विच या फिर दैट। विच आएगा बेटा या तो दैट, और अगर हम ऑब्जेक्ट हुम या दैट की बात करते हैं तो इसमें भी आप लिख लो, या तो विच आता है या तो फिर दैट आएगा। अगला है आपके पास हुज वाला, तो इसमें आपका हुज आएगा या फिर ऑफ विच आता है। आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, इस टेबल को भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी टेबल लिखी हुई है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस की होती है। तो ये फंक्शन आप देख सकते हो, ये मैस्कुलिन फेमिनिन के लिए क्या यूज हो गया, जेंडर में, और जेंडर में न्यूट्रल जेंडर होता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 3 तरह के जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन और एक न्यूट्रल, ठीक है। बोलिए कहीं पर दिक्कत हो तो, ठीक है, ओके। चलें आगे बढ़ा जाए, ओके, इसको नोट डाउन कर। चलिए अब अगला आते हैं, अब अगला बेटा आता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। 6 नंबर जो आपका है वह है डिस्ट्रीब्यूटिव। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो होता है बेटा जहां पर हम डिस्ट्रीब्यूट मतलब कोई चीज को मतलब एक प्रकार से प्रोवाइड या डिवाइड या बांटने जैसी बात हो। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना। तो जहां पर कोई वस्तु ऐसे आ जाए जिसमें हम कोई ऐसा बोध हो जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, जैसे कोई चीज बांटने की बात हो रही है, एक से ज्यादा लोग के बीच देने की बात हो रही है, तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे वर्ड्स जरा देख लो, इसमें जो वर्ड्स आएंगे तो इसमें वर्ड्स आपको ईच दिखेगा, ईच दिख सकता है, या इधर EITHER, कुछ लोग इसको इधर बोलते हैं, कोई कुछ लोग इधर बोलते हैं। इस प्रकार से नाइदर इसको NEITHER, कुछ लोग इसको नाइदर बोलते हैं, कोई लोग नीदर बोलते हैं। और इसके बाद अगला आता है आपके पास, ठीक ना। तो ये वर्ड्स होता है, ये वर्ड्स जो होते हैं बेटा ये सभी हमेशा याद रखना इस बात को कि हमेशा सिमिलर में आएंगे। पहली बात तो इनको याद रखना, ये सभी के सभी जितने भी मैंने लिखा ये सभी हमेशा सिमिलर में यूज होंगे। किसमें, सिमिलर में यूज होते हैं, किसमें, सिमिलर में यूज होंगे हमेशा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है एक आपके पास, each of the boys was given a book, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। neither of the two houses is good। ये आपके सामने मैंने 2 एग्जांपल लिख लिए। तो दोनों एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो यहाँ पर ध्यान देखो कि यहाँ पर जो ईच वर्ड आ रहा है और यहाँ पर जो नाइदर वर्ड आ रहा है, ये दोनों क्या है, नाइदर ऑफ दिस बॉय। पहली बात तो देखो सिमिलर में यूज हो, क्योंकि सिमिलर तभी तो आवाज आया। तो ये मतलब कहता है प्रत्येक बॉयज, मतलब जो लड़के हैं उसमें से हर एक लड़का इस प्रकार सिमिलर की बात हो पा रही है, तो इसमें इसीलिए यहाँ पर आवाज लगाया गया। इसी तरह से ये वर्ड्स हमेशा सिमिलर में यूज होते हैं, तो इनके साथ हमेशा याद रखना, तो इनके साथ जो वर्ड क्या आएगी, वर्ब आएगी, वो हमेशा सिमिलर आती है। इस बात को भी आप लोग
नोट डाउन करना। यहाँ पर भी आप इसके साथ देख सकते हो ये आया जो ये सिमिलर है। और ये वर्ड्स जो आपने यूज किया दोनों, ये दोनों वर्ड्स आपके ये और ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों वर्ड्स आपके डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन। आया समझ में? ओके चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर है आपका बेटा रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब ये होता है जहां पर आपको कुछ वर्ड्स होंगे जो आपको सीधे सीधे दिख जाएंगे, जैसे जिसमें सेल्फ वगैरह लगा होता है। जैसे ध्यान से देखना, कोई भी जैसे यहाँ पे माई होता है तो माई में आपने सेल्फ जोड़ दिया तो बन गया आपका माई सेल्फ। अगर यहाँ पे आपका हर है तो आपने सेल्फ जोड़ दिया, ये बन गया हर सेल्फ। इस तरह से जिसमें ये वर्ड्स आते हैं वो सभी क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है ना, जिसमें भी हो। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं तब समझ में आएगा। एग्जांपल जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लिख देते हैं कि ही किक्ड हिमसेल्फ, उसने उसे क्या मारी, ठोकर मारी, हिमसेल्फ। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो वर्ड्स आया है हिमसेल्फ, ये है रिफ्लेक्सिव। इसे क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि देखो सेल्फ लग के आ रहा है ना, इसलिए, है ना। बात समझ आई कि नहीं? एक सेंटेंस और लिख देता हूं, चलो मैं, आई डू इट माई सेल्फ, आई डू इट माई सेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ये माई सेल्फ आ रहा है इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि ये वर्ड्स यहाँ पर देखो शेल्फ आ रहा है ना, यहाँ पर भी शेल्फ आ रहा है। आगे तो जिसमें ये वर्ड्स जुड़ जाते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलिए अगला आता है एम्फैटिक प्रोनाउन। तो बेटा इसमें और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखो एम्फैटिक प्रोनाउन 8वां नंबर जो आपका आता है, 8वां ही है, हाँ, एम्फैटिक प्रोनाउन। देखिए बेटा एम्फैटिक प्रोनाउन इसको इसलिए नहीं हटाया हूं क्योंकि जरूरत है पड़ेगी उसकी। एम्फैटिक प्रोनाउन में भी बेटा यही सारे वर्ड्स आते हैं, लेकिन ये इसमें क्या होगा बेटा, तुरंत कभी कभी सब्जेक्ट के बाद आएगा तो इसमें एकदम जोर दिया जाता है उस पर। क्या होगा, इसमें एकदम जोर दिया जाता है जब किसी चीज में एकदम हम जोर दें। एम्फैटिक मतलब होता है दृढ़ सूचक, जिसमें हम एकदम से क्या करते हैं, एकदम से हम फोकस करेंगे नहीं, जिसमें कह दो ये काम मैंने किया है, मैं बोलते नहीं ये काम मैंने ही किया है तो मैं जोर दे रहा हूं, इसका मतलब यहाँ पर ये एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल इसका लिखता हूं, आई सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम myself, I solved this problem myself। तो यहाँ पर जो वर्ड ये वाला वर्ड आया है उसने ये कहा है कि ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है, तो यहाँ पर इस पर जोर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये आपका इस बार एम्फैटिक बन जाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन। अब बेटा यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इसमें भी यही सारे वर्ड्स आएंगे। इसमें भी जैसे आपका हर सेल्फ हो गया या हिम सेल्फ हो गया या आवर सेल्फ हो गया या फिर योर सेल्फ हो गया, तो बेटा इसमें भी यही सारे इस तरह के वर्ड्स आते रहते हैं, ठीक है ना। इसमें भी वही चीज आएंगे जो कि इसमें आएंगे, लेकिन सेंटेंस को थोड़ा समझना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव तो सीधा सीधा होता है, लेकिन इसमें कोई चीज ऐसी होगी जिसमें हम एकदम से कहेंगे नहीं ये काम मैंने ही किया है। तो इसमें ऐसा आ जाए कि एम्फैटिक वो होते हैं जिसमें भाव के अनुसार अलग अलग श्रेणी में रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन वर्ड्स को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके चलिए, जैसा कह दिया जाए ही चूज द स्कूल हिमसेल्फ, उसने अपना स्कूल खुद से किया, उसने अपना ही चूज द स्कूल हिमसेल्फ, उसने अपना स्कूल खुद से क्या कर लिया, चॉइस कर लिया। समझ रहे हो बात को। तो इस तरह के वर्ड सभी किस में जाएंगे, आपके इसमें। चलिए आइए 8 के बाद अगला नंबर आता है 9 नंबर। 9 में बेटा आता है आपका रेसिप्रोकल। क्या आता है, रेसिप्रोकल। और ये बेटा लास्ट है, आप देख सकते हो आप इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आइए रेसिप्रोकल प्रोनाउन को भी देख लेते हैं। अगर हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करते हैं तो बेटा इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, आप लिख लेना। एक होता है ईच अदर, मतलब ऐसा लगेगा उल्टा दो वर्ड्स एक साथ आएंगे, ईच अदर या फिर वन अनदर, वन ANOTH, वन अनदर, है ना। ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसमें हमेशा याद रखना कि जिसमें म्यूचुअल हो या फिर रेसिप्रोकल,
इसमें से कोई भी रिलेशन के बारे में बताता है तो हमेशा याद रखना कि वहां पर वो वर्ड्स जो आएंगे वो रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं तब समझ में आएगा। चलिए देखिए एग्जांपल, जैसा मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखते हैं, देखो आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, क्या है कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम हेल्प्ड each other, राम एंड श्याम हेल्प्ड ईच अदर। तो यहां पर आप बेटा ध्यान से देखो तो आपको यहां पर समझ में आएगा कि जो ये वर्ड्स यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पर आप एक वर्ड देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, यहां पर जो आपको ये वर्ड दिख रहा है ईच अदर, यही आपका रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब बताओ कहां नहीं समझा, ये जो वर्ड्स आपका ईच अदर दिख रहा है यही आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है समझ में आया। तो ये क्या कहता है, राम हेल्प, राम एंड श्याम, यानी राम और श्याम दोनों हेल्प करते हैं ईच अदर, एक दूसरे की, मतलब जिसे जरूरत पड़ती है उसकी हेल्प हो जाती है। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं, आइए एक सेंटेंस की और बात कर लेते हैं। देखो एक सेंटेंस और देखो, एक सेंटेंस और देखो, एक सेंटेंस आपके सामने मैं और रख देता हूं कि राम श्याम एंड मोहन, राम श्याम एंड मोहन, राम श्याम एंड मोहन हेल्प्ड वन अनदर, तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि राम श्याम एंड मोहन हेल्प्ड वन अनदर, तो यहां पर भी आप देख सकते हो क्या यूज हुआ, बात समझ आई। तो यहां पर तुम्हें एक चीज और समझना है कि ईच और अदर का प्रयोग ज्यादातर किसके बीच में, दो के बीच होगा, और वन अनदर का यूज जो होता है वो दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जब कोई संबंध की बात होती है तो वहां पर वन अनदर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक बात और भी आपको याद कर रखना है, क्या कि जो ईच वन अनदर होता है ये दो व्यक्तियों के लिए होता है, या दो वस्तुओं के लिए, दो वस्तुओं के बीच संबंध या पारस्परिक संबंध लिख लेना, और ये वाला जो होता है ये दो से अधिक वस्तुओं के बीच संबंध, बात समझ आई। तो यहाँ पर दो से अधिक व्यक्तियों के बीच और दो से अधिक वस्तुओं के बीच का जो पारस्परिक संबंध है वो आपके सामने हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि राम श्याम एंड मोहन, यहाँ पर कितने लोग हो गए, ये तीन लोग हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या यूज किया गया, ये अनदर, ये भी आपका क्या है, रेसिप्रोकल ही है, क्या है बेटा, इसको भी रेसिप्रोकल ही कहा जाएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा, नहीं समझा। तो आपका ये भी क्या होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन ही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब बताइए यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी तरह का दिक्कत हुआ हो तो बता सकते हैं आप, यहां तक किसी भी तरह का अगर दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। अब इसके बाद देखिए जरा ध्यान से, इस सेंटेंस में आपके सामने अगर इसी को पंक्चुएशन में देगा तो कैसे देगा, ऐसे देगा, पंक्चुएशन के लिए ये दे देगा, यहां पर देखना, दे देगा इस तरह से कि राम एंड श्याम हेल्प्ड ईच अदर, न दे करके वन अनदर दे देगा, क्या दे देगा, वन अनदर। तो अब आप तो पकड़ सकते हो, अब आप लोग यहां पर पकड़ लोगे तुरंत, क्या पकड़ोगे बेटा कि यहां पर जो ये वन अनदर आया है, जो यहां पर आप देख रहे हो कि वन अनदर आया है, ये वर्ड्स कैसा है, तो आप जरा ध्यान से देखना कि राम एंड श्याम दो ही लोग हैं, ये कितने लोग हैं, दो लोग हैं, दो लोग लिखो या दो वस्तु लिख दो, वस्तु लिखो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि वस्तु मतलब कुछ भी हो सकता है। तो दो लोग या दो वस्तु हैं, तो यहाँ पर इनके हिसाब से ये क्या सही है, तो भैया ये गलत है, यहाँ पर ये वन अनदर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि राम एंड श्याम दो लोग हैं, तो जब दो लोग हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो ईच अदर का यूज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर यूज होगा बेटा ईच अदर,
ईच अदर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ईच अदर, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। तो अब आप लोग हमें ये बताइए कि आपको आज के इस सारे प्रोनाउंस जितने भी मैंने बताया इसमें कहीं पर भी किसी तरह का दिक्कत हो तो बताइए। तो बेटा यहाँ पर आपका सारा प्रोनाउंस भी फिनिश हो जाता है। प्रोनाउन के जितने भी पार्ट्स थे देखो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन तक था ना, पूरा फिनिश हो गया। तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब अगली वीडियो आएगी एडजेक्टिव। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो बस फिर मिलते हैं आपसे जल्दी नई वीडियो के साथ नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद।